नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स इज मैजिक। हमारा चैप्टर जो है वो फोर्थ चल रहा है। हमने तीसरा चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर कर लिए। तीसरे चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण असमीकरण। पिछले लेक्चर के अंदर हमने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे रेखाओं की प्रकृति क्या होती है, बीजीय हेल्प क्या होते हैं रेखाओं की प्रकृति के अकॉर्डिंग, वो हमने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत असमीकरण के बारे में डेफिनेशन पढ़ ली। तो आज एक दो एग्जांपल करते हैं रैखिक समीकरण के, फिर एक दो एग्जांपल करते हैं असमीकरण के, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, समीकरण युग्म है 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0। समीकरण युग्म ये के अनंत हल होंगे तो k का मान, देखो ये समीकरण युग्म दिया है, इसके k के अनंत हल कब होंगे, k का मान क्या होगा कि इस युग्म के अनंत हल होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि तीन प्रकार की रेखाएं होती है, रेखाओं की प्रकृति। एक होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो उनका जो अद्वितीय हल होता है, ठीक है। दूसरी रेखाएं थी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होती है उनका कोई हल नहीं होता। तीसरी संपाती रेखाएं, अगर संपाती रेखाएं हो तो उनके अनेक हल होते हैं, तो उसी अनेक हल को अनंत हल कहते हैं। अनेक का मतलब अनंत हल। वो कब होती है, जब एक दूसरे पर ढकी हुई है, मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो उसके अनंत हल होंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज थी, क्या थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि ये होता है तो रेखा क्या होती है, संपाती, और हल जो है, हल जो वो क्या होता है, अनंत हल। अनंत हल अनंत होता है, संपाती रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है -2, c तो है ही नहीं, यहाँ पे c तो 0 हो गया, HL तो है नहीं, इसमें भी HL नहीं है तो c 0। a2 क्या है k और b2 क्या है 5। ठीक है, तो a1/a2 = b1/b2 क्या होगा, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 5। तो यहां से सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, k को उधर ले जाएंगे, 5 × 3/-2 मतलब k की वैल्यू आएगी -15/2। यानी अगर k की वैल्यू -15/2 होती है तो इस समीकरण युग्म का हल जो होगा वो अनंत हल होगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। आलेखीय विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। आलेखीय विधि द्वारा हल निकालना है इनका। तो देखो यहाँ पे इक्वल का निशान है, मतलब ये तो आपको पता चल जाए कि रैखिक समीकरण है, असमीकरण तो नहीं है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के हल करने का मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल करवाया था, वही उसी के अकॉर्डिंग सेम वैसे करना है। मैंने पहली समीकरण ली 2x + y = अच्छा, ये मेरी पहली समीकरण है। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई, यहाँ अक्स रखा यहाँ है। तो देखो 2x + y = 6, ये समीकरण नंबर 1। तो पहले x = 0 रखना है, x = 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है 6। आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने x = 0 रख ली, y की वैल्यू आ गई 6। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ गई 3।
तो देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 आई, और जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 3 आई। अब दूसरी रेखा मेरे पास क्या है, 4x - 2y = 4। यहाँ एक टेबल बनाओगे छोटी, जिसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट निकालने हैं, x और y। चलो 4x, जब x बराबर 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आएगी -2। और जब y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये तो पूरा साफ हो गया, y की वैल्यू 0 रखते ही 4 का डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू, यानी जब x बराबर 0 था तो y बराबर -2, जब y बराबर 0 था तो x की वैल्यू 1। ये पॉइंट बना लिए, टेबल बना ली। अब हमें क्या करना है, ग्राफ करना है। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू अधिकतम 6 तक जा रही है तो मैं 6 लिखूंगा यहाँ पे, 5 और टिक टिक नीचे 1, जो भी है मेरा, यहाँ से 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3, ये x डैश, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y डैश, ये x एक्स होती है, ये y एक्स होती है, ये ओरिजिन 0 है। ठीक है, अब देखो जब 0, ये पहला पॉइंट लेते हैं 0,6, x की वैल्यू 0 इस लाइन की होती है, y की वैल्यू 6, यानी ये पॉइंट आ गया 0,6। दूसरा 3,0, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 0, तो ये लाइन कुछ इस तरह जाएगी। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट की लाइन है। अब दूसरी देखो, जब x की 0 है तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, और जब y की 0 तो x की वैल्यू 1, यहाँ पे 1,0। तो ये जो लाइन जाएगी ये कुछ इस तरह जाएगी। ये लाइन किस कौन सी होगी, समीकरण। तो देखो मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो रेखाएं जो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे काटती हैं, अद्वितीय है। तो दोनों रेखाएं जो आपस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटती हैं, इसके अलावा जिंदगी में कभी भी किसी भी पॉइंट में नहीं काटेंगे, क्योंकि इसकी दिशा दूसरी है, इसकी दिशा दूसरी है, नहीं काट सकती। मतलब ये जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इनका जो अद्वितीय हल होगा वो ये हल होगा, जिस बिंदु पर ये काटती है वही अद्वितीय हल होता है। अब ये हल क्या होगा, अगर आपके पास ग्राफ है तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो y की वैल्यू होगी, और जो पॉइंट जहां नीचे x की वैल्यू जहां पे टकराएगी x ग्राफ के अंदर, वो x की वैल्यू हो जाएगी। ये तो आपके पास अगर ग्राफ हो तब आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। यदि आपके पास ग्राफ नहीं है और अगर फिर आप निकालना चाहते हो x और y की वैल्यू, तो कैसे निकलेगी, तो निकलती है दोनों समीकरणों को सरल करने पर, फिर जो x y की जो वैल्यू आएगी वही आपका हल होगा। तो देखो सरल करते हैं। अब सरल करने के लिए यहाँ पे ऊपर समीकरण फर्स्ट को मैं 2 से इंटू कर दूं, 2 से इंटू करूंगा तो यहाँ 2y आएगा, यहाँ 2y है, दोनों को ऐड करूंगा तो y हट जाएगा। चलो करते हैं, 2 किया 4x 2y = 12, नीचे वाली समीकरण ऐसी कैसी है, ऐड करूंगा ये कट जाएगा, 8x 16, x की वैल्यू आएगी 2। अब x की वैल्यू इसके अंदर रख दूंगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। फर्स्ट वाले में रख दूंगा 2x + y = 6, इसमें x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 × 2 4 + y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। मतलब जो मेरी वैल्यू आई है वो क्या ही है, x, y = मेरा हल जो है वो क्या है, x की वैल्यू 2, 2। मतलब जो ये होगा x y वो क्या आएगा 2, 2, ये इसका हल होगा। इन दोनों समीकरण का अलग ही विधि जो हल होगा वो ये होगा कि इस बिंदु पर ये दोनों आपस में काटते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। इस तरह आपका जो रैखिक समीकरण जो है दो चर वाला, इसका पार्ट खत्म होता है। इसकी क्वेश्चंस आपको समझा दिए, प्रॉपर्टी लिखवा दी, बाकी आप ट्राई करना। अगला जो है वो आता है असमीकरण। असमीकरणों को पिछली बार मैंने बता दिया, फिर बता देता हूं। किसी भी गणितीय कथन के अंदर अगर x चर या x y दो चर या एक चर, उन चरों के साथ में
अगर ये चिन्ह आए ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल का और लेस देन इक्वल का, चारों में से कोई भी एक चिन्ह साथ में आए तो वो असमीकाएं कहलाती है। अब इसके अंदर बात आती है एक चर वाली असमीका। एक चर वाली समीकरण, एक चर वाली असमीकरण क्या होती है? एक चर वाली असमीकरण होती है कि ax प्लस बी। अब यहाँ पे मैं ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल भी लिख सकता हूँ, या ax प्लस बी लेस देन जीरो भी लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल भी जीरो। चारों में से कोई भी एक यूज करूंगा। ये एक चर वाली हो गई, यहाँ एक ही चर है। जहां कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल टू जीरो होगा और a कोमा जो b है वो क्या होंगे, वास्तविक संख्या में बिलोंग करेंगे। ये होंगी एक चर वाली असमीका। अब बात आती है दो चर वाली असमीका। दो चर वाली असमीकाएं, दो चर वाली असमीकाएं क्या होंगी, जिनमें दो चर होगा, यानी ax प्लस by प्लस सी। अब ये ग्रेटर देन भी हो सकता है जीरो और ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। ax प्लस by जो है प्लस सी वो लेस देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी। ये होंगी दो चर वाली असमीकाएं, जहां पे कंडीशन क्या होगी कि a नॉट इक्वल टू जीरो होगा और b भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और a कोमा b कोमा जो c है वो बिलोंग करेंगे वास्तविक संख्या में, रियल नंबर। ये होती हैं दो चर वाली असमीकाओं का मान्य प्रूफ। ठीक है, ये हो गई आपकी असमीका। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आलेखीय विधि द्वारा इनका हल कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। आलेखीय विधि आलेखीय विधि द्वारा हल। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ बराबर का निशान था तो मतलब वो रेखीय समीकरण थी। यहाँ पे लेस देन इक्वल का है मतलब ये असमीका है। ठीक है, इस समीकरण को पहले, इस असमीका को पहले क्या करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। ये x इधर आ जाएगा 3x माइनस एक्स 2x, ये माइनस 2 है, इधर आएगा माइनस वाई तो माइनस 3y। इस अचर राशि को इस तरफ रखो, सरल कर लिया। अब देखो आलेखीय विधि द्वारा सरल करने के लिए स्टेप्स होती हैं कुछ। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप आपकी ये होगी कि असमीका जो लगी हुई है आपकी, असमीका के स्थान पर बराबर, बराबर मतलब ये साइन लगाना है, लगाना है। तो क्या होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, लगा दिया। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड करनी है आपकी कि x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कट गया 8/3। फिर y बराबर 0 रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर 0 तो ये साफ 2 की वैल्यू इधर जाएगी -4 आ गया, आ गया। इसको पहले पॉइंट में निकाल लेते हैं, क्या पॉइंट बनता है। जब 0 रखा तो 8/3 आया, 8/3 को मैं काट के क्या लिख सकता हूँ, 0,2.6 समथिंग, डिवाइड करके देख लेना। दूसरा पॉइंट क्या, -4,0। ये दो पॉइंट आ गए, एक तो ये पॉइंट आ गया, एक तो ये पॉइंट आ गया। अब इसको पहले ग्राफ बना लेते हैं इस साइड में, इसको नोट कर लेना, मिटा दूं, पॉज करके इसको नोट कर लेना। एक दो तीन 4, 1 2 3 4 5
ये आ रहा है। जो मेरा पहला पॉइंट था, एक तो पॉइंट था 0,2.6 और एक पॉइंट क्या था मेरा -4,0। तो देखो -4,0 यहाँ पे आएगा क्योंकि -4x की वैल्यू है। 0,2.6 2.6 लमसम यहाँ आएगा, यहाँ की वैल्यू तो दिया 0 और y की वैल्यू 2.6 है या फिर 8/3 है। तो देखो ये रेखा कुछ इस तरह जाएगी, इसके अंदर से होगी जाएगी। यहाँ पे ये क्या है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं 0, मूल बिंदु, ठीक है। अब देखो जो स्टेप जो थर्ड है, स्टेप जो थर्ड है वो क्या कहती है कि x बराबर भी 0 रखने पर और y बराबर भी 0 रखने पर, इस बार दोनों के बराबर में 0 रखते हैं। तो 0 बराबर इस यहाँ पे 0 + 0 रखो तो 0 + 0 लेस देन इक्वल -8 है। क्या है 0 लेस देन -8। यदि यहाँ पे ये समीकरण देखो असंतुष्ट करती है क्योंकि 0 जो है -8 से छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है, मतलब ये गलत हो गई। जब यहाँ असंतुष्ट ना करे, मतलब संतुष्ट ना करे, तो जो ग्राफ आएगा वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में जाएगा। मूल बिंदु से विपरीत दिशा में मतलब इस तरफ ग्राफ जाएगा। इसका जो छायांकित भाग होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इधर होगा, ठीक है। संतुष्ट ना करे, ठीक है, नोट करके लिख देना। अगर संतुष्ट करे, संतुष्ट करे तो जो ग्राफ क्षेत्र होगा, क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरफ होगा मतलब यदि यही क्वेश्चन संतुष्ट करता, मतलब अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता, ये क्वेश्चन होता कि -8 से बड़ा 0, अगर ये होता तो ये जो ग्राफ ऊपर की बजाय क्या आता, मूल बिंदु की तरफ आता, मतलब इस तरफ आता है ग्राफ। मतलब इसका जो छायांकित भाग होता वो ये होता नीचे की साइड। पर अभी फिलहाल जो ऐसा नहीं है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं करता, मतलब मूल बिंदु से विपरीत दिशा में हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये जो भाग है छायांकित भाग है, ये आपका क्या है, हल है। ये छायांकित भाग ही आपका क्या है, हल है, ठीक है। इसको मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो कुछ कंडीशन बताता हूं आपको। पहली कंडीशन, देखो यदि मेरा कोई भी दो असमीकाएं है, इसके अंदर क्या होगा, दो असमीकाएं लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो असमीकाएं। यदि मेरी दो असमीकाएं कुछ इस तरह जाती है, एक असमीका जैसे मेरी ये जाती है, ठीक है, एक असमीका मेरी ये जाती है, कहीं से भी जाती है, ठीक है। जैसे मेरा इसका छायांकित भाग है ये इस तरफ का, इस तरफ का, और ये जो छायांकित भाग है वो है इस तरफ का, ठीक है। जितनी भी असमीकाएं अगर एक साथ लेते हैं उनका जो छायांकित भाग निकाल के संपूर्ण हल जो होता है वो उन सभी असमीकाओं के द्वारा घिरा हुआ उभयनिष्ठ छायांकित भाग ही संपूर्ण हल होता है। मतलब ये अगर दो असमीकाएं लेता हूं दोनों का छायांकित भाग, तो उनका वो छायांकित भाग जो कॉमन है, मतलब दोनों के अंदर है। जैसे मैं कहूं कि इसकी तरफ ये साइड आ रहा है और इसकी तरफ आगे की साइड आ रहा है, ये कॉमन हो गया क्योंकि ये पार्ट देखो नीचे तक अगर गया तो इस साइड में आएगा और ये पार्ट इस साइड, मतलब इसका कॉमन भाग ये है, यानी उभयनिष्ठ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कह देता कि एक मेरी ये ओर जा रही है असमीका, इसका छायांकित भाग है ऊपर की तरफ, तो इसका छायांकित भाग का संपूर्ण क्या होता, सिर्फ ये होता, अंदर अंदर का, सिर्फ यहां से लेके ये जो क्षेत्र है सिर्फ ये आता है, क्योंकि ऊपर की तरफ ये जा रहा है, इधर की तरफ ये आ रहा है, इधर का, मतलब उभयनिष्ठ जो भाग होता है ये होता। यानी किन्हीं भी अगर जितनी भी असमीकाएं लेते हैं, अगर मैं उसका संपूर्ण जो छायांकित भाग है वो अगर चारों तरफ से घिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं परिबद्ध हल, परिबद्ध क्षेत्र। जो हल होगा वो क्या होगा, परिबद्ध क्षेत्र। यानी
बाउंडेड रीजन, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास कोई भी ये आता, जैसे मैंने ये ऐसे निकाल लिया, ये ऐसे निकाल लिया मैंने, ठीक है। अगर इसका जैसे मेरा छायांकित भाग आता है ये, सिर्फ ये मैंने एक ही ऐसे निकाल लिया, इसका भाग आ रहा है ये, तो देखिए ये ऊपर की तरफ सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये ऊपर तक कहां तक जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो ऐसा क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अपरिबद्ध, अपरिबद्ध क्षेत्र, यानी अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्षेत्र, अपरिबद्ध क्षेत्र, ठीक है। तीसरा, यदि मैं लेता हूं एक, तो ये ऐसे निकाल लेता हूं जिसका ग्राफ ये है, एक ऐसे निकाल लेता हूं ये, इसका ग्राफ है जैसे ऊपर की तरफ, और जो अगली वाली है इसका ग्राफ है जैसे नीचे की तरफ, दोनों का कोई मेल नहीं है, तो इसके अंदर जो हल होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, मतलब रिक्त हल होगा, खाली है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इस तरह की जो 3 कंडीशन है, ये आप इसको नोट करके लिख लेना, ये आपको कभी भी काम आ सकती है कोई भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट फाइनल क्वेश्चन। ये इसका आलेख विधि द्वारा हल निकालना है, आलेख विधि द्वारा, एसएमई का है, इसका यूज हो रहा है, मतलब एसएमई का है, इसका हल कैसे निकालना है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, उसको नोट करके लिख लेना, इसको बोलते हैं जब दोनों तरफ अगर ऐसे आए, दोनों तरफ डंडी आए, इसको बोलते हैं मॉडुलस, यानी मापांक। तो मापांक की एक प्रॉपर्टी होती है कि अक्ष जो मापांक है, अक्ष जो मापांक है, अगर वो लेस देन है, इक्वल है ए से, तो इसको लिखते हैं -a लेस देन इक्वल, अक्ष लेस देन इक्वल ए, ये इसकी एक मापांक की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता, नीचे से भी इक्वल हट जाता, सिर्फ ऐसा आता है, ठीक है। अगर इक्वल है, ये प्रॉपर्टी। दूसरा, मैं अक्ष को लिख सकता हूं, दूसरी मापांक की प्रॉपर्टी, सिर्फ अगर अक्ष मापांक है तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होती है कि एक बार तो प्लस अक्ष का आएगा, एक माइनस अक्ष का आएगा। यदि अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो प्लस अक्ष आता है, अगर लेस देन 0 हो माइनस अक्ष आता है। ये मापांक की 2 प्रॉपर्टी है, इन्हीं के द्वारा मापांक की किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम पहली प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें लेस देन इक्वल 3 दे रखा है, इसको पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मिटा रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि 3 को -3 लिख दूंगा, y माइनस x आ गया और लेस देन 3 आ गया, लिख दिया। अब देखो, पहले मैं ये एसएमई का लेता हूं, इसके अंदर 2 एसएमई का बन गए, पहले मैं ये एसएमई का लेता हूं, ये लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, -3 लेस देन y माइनस x, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि y माइनस x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा -3 से। अब देखो मेरी स्टेप्स क्या थी, पहली स्टेप्स क्या थी मेरी, पहली स्टेप थी कि इसको एसएमई का किस जगह इक्वल लगाना है, तो y माइनस x बराबर -3। दूसरी स्टेप क्या थी कि x बराबर जब 0 रखूं तो y की वैल्यू मेरी आएगी -3, और जब y बराबर 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3, यानी क्या आया 0, -3 और 3, 0 आ गया। चलो दूसरी लेता हूं मैं समीकरण, दूसरी समीकरण लेता हूं ये एसएमई का, तो क्या आएगा y माइनस x लेस देन इक्वल 3, ठीक है। पहले मैं क्या लिखूंगा, पहली मेरी स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप्स होगी कि एसएमई का इक्वल लगाना है 3। जब मैं x बराबर, दूसरी स्टेप क्या है मेरी, जब x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर 3 आता है, और जब y बराबर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -3 आती है, मतलब 0,3 पॉइंट आ गया एक, और एक क्या आ गया -3,0 आ गया।
अब बनाते हैं आलेख। देखो पहला है मेरा 0, -3, 0 होती है इस पे, माइनस की वैल्यू होती है नीचे, मतलब 0, -3 आ गया। ये है मेरी y, ये x डैश, ये y डैश और ये x। दूसरा है मेरा 3,0, 3x की वैल्यू है, -3,0 आ गया। ठीक है, जीरो कोमा तीन यानी 0 y की वैल्यू है, 3 ऊपर की तरफ, 0,3। तो और -3,0, -3 इस साइड में आएगा, -3,0। पहली जो समीकरण है वो कहती है 0, -3, 0,-3, 3,0, 3,0। लो भाई मिला दो, मिला दिया, ये एक आ गई समीकरण 1। दूसरी कहती है 0,3, 0,3, -3,0, -3,0। लो भाई मिला दिया, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको हटा दो, हटा दो। अब देखो तीसरी स्टेप क्या होती है। तीसरी स्टेप मैंने कहा y और x दोनों की जगह 0 रखना है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल -3 आ गया। यहाँ पर अगर मैं 0, तीसरी स्टेप मेरी क्या है, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 लेस देन। अब देखो 0 ग्रेटर देन -3 यानी 0 -3 से बड़ा होता है, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है तो ओरिजिन जो है 0 उसकी तरफ ग्राफ आएगा। पहली समीकरण ये है, इसका ग्राफ सही है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, दूसरा 0 लेस देन 3, हाँ जानता हूं मैं, 3 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, मतलब ये भी संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा ग्राफ। लो भाई ओरिजिन की तरफ आ गया, दोनों का आ गया। अब जो छायांकित भाग है, इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, उभयनिष्ठ ये है, ये कॉमन है, ये कॉमन भाग है। क्यों है कॉमन, क्योंकि इसके अंदर भी ये पार्ट आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये आगे बढ़ती जाएगी, मतलब ये छायांकित भाग इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ये जो हल हो गया, ये जो हल है वो आपका क्या है, छायांकित उभयनिष्ठ हल है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह से हमारा जो चौथा चैप्टर है वो पूर्णतः कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने बता दिए हैं। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इनसे बाहर जाए। सारे क्वेश्चन जो है वो जो मैंने बताया उनके हिसाब से हर एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर